वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपकी डेली बेसिस पर यूपीजी की क्लास चल रही है, जो कि रोज़ सुबह 11 बजे होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए 11 बजे आपकी यूपीजी की क्लास चल जाती है। अभी तक हमने यूपीजी के में क्या क्या कवर कर लिया है, तो सबसे पहले हमने ओवरव्यू देखा था पहली वीडियो में। दूसरी वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास क्या था, कौन कौन उसके पहले मुख्यमंत्री थे, कैसे आज़ाद हुआ, कैसे नाम चेंज हुए। तीसरी वीडियो में हमने देखा था उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना, यानी किस प्रकार से उत्तर प्रदेश दिखता है, कितने ज़िले हैं, कौन सा जिला किस स्टेट को छूता है, कौन से ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ लगी हैं। चौथी बात हमने कही थी उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना, कि उत्तर प्रदेश को कैसे बांटा गया है। उत्तरांचल से जब इसमें राज्य में सम्मिलित था तो किन 3 भागों में बांटा गया था, और जब उत्तरांचल अलग हुआ तो किन 3 भागों में बांटा गया है। अब ये आपकी 5वीं वीडियो, जिसमें हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु, यानी कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, वहाँ पर मौसम कैसे है, किस क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी रहती है, किस क्षेत्र में ज़्यादा बरसात होती है। तो ये सब आज हम वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। उससे पहले जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल के इंडियन स्टडी आप टेलीग्राम पर डाल सकते हैं, जहां पर ये आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यदि हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की जलवायु की, तो आप यहाँ से देख लीजिए जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी है। देखिए, अब इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय और मानसूनी बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ कहीं कहीं क्या है, समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु है, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जलवायु पाई जा रही है। फिर भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी जलवायु बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु को। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है, अब वो जलवायु की यदि हम बात की जाए कि जलवायु होती क्या है और मौसम क्या होता है, दो डिफरेंट थिंग आपको दिख रही होंगी यहाँ पर कि जलवायु क्या होता है और मौसम क्या होता है। तो जलवायु क्या चीज़ होती है, जब हम किसी स्थान का या किसी पर्टिकुलर प्लेस के मौसम का बहुत लंबे समय से क्या कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हों। क्या कर रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, और उसके बाद जो एक एवरेज रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट यानी कि जलवायु बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश का बहुत दिनों से जो मौसम है उसका अध्ययन करने पर, बहुत लंबे समय बहुत लंबे वर्षों तक अध्ययन करने पर एक हमको क्या मिलता है, एवरेज जो चीज़ मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं जलवायु। ठीक है, अब यदि जलवायु की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी है। और इस जलवायु को हमने वर्षा के आधार पर, देखिए क्या, वर्षा के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया है, एक आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, दूसरा उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश। अब आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश की बात की जाए तो इस प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, जौनपुर, देवरिया, फैजाबाद आदि जिले इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, कौन कौन से, बिजनौर यानी कि ऊपर उत्तरी पूर्व साइड से शुरुआत हुई है। अब देखिए बिजनौर आपका कहाँ आता है, ऊपर की साइड आता है, यानी कि उत्तर की साइड आता है। ये आप अगर मैप देख लीजिए आप लोग, ये थोड़ा सा एक मैप में आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ, ज़्यादा छोटा हो गया है लेकिन ठीक है चलेगा। तो यहाँ पर कहीं बिजनौर आता है, जो कि मैंने आपको बताया था, भावर तथा तराई का क्षेत्र यहाँ पर आता है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो जलवायु रहती है वो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश की जलवायु रहती है, और इसी जलवायु को हमने 2 और भागों में विभाजित कर दिया है, यानी कि आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। सबसे पहले तो जलवायु कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, उसके बाद उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश। फिर आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में भी हमने 2 भागों में विभाजित कर दिए जलवायु को। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं, तो एक हमने कर दिया तराई क्षेत्र, जैसा कि मैं ही बता रहा था, और एक पूर्वी उत्तर प्रदेश। क्या कर दिया, तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश। अब तराई क्षेत्र की बात की जाए तो मैं आपको कल बता चुका हूँ तराई क्षेत्र कौन कौन सा होता है। इसमें जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 120 से 150 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, और इसमें जो जुलाई का औसत तापमान है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जनवरी का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए एवरेज तापमान की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं न्यूनतम और मैक्सिमम तापमान की बात कर रहा हूँ। तो जुलाई का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ज़्यादा नहीं होता है, इसमें नॉर्मल रहता है। और औसत तापमान जनवरी का भी 18 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ज़्यादा चेंजमेंट नहीं आता है। तो ये कहाँ का है, तराई क्षेत्र, या बोल सकते हो आप ऊपर के क्षेत्र का। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी कि अब हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, ये उत्तर प्रदेश अगर मान लीजिए ये है, ठीक है, ये है, तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ कहीं साइड में आ गए हम लोग, कहाँ पर आ गए, यहाँ कहीं साइड में। तो यहाँ कहीं साइड की यदि बात की जाए तो इसमें आप जो जिले देख सकते हो कौन कौन से हो जाएंगे जिले, तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से जिले हो जाएंगे। तो जैसे कि कुशीनगर हो जाएगा, महाराजगंज हो जाएगा, खिलालबाद हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा,
देवरिया हो जाएगा, ये सब इस साइड के जिले हैं, यानी कि बिल्कुल पूर्व साइड में है। तो इसमें जो बारिश होती है हमारी या वार्षिक वर्षा होती है वो 100 से 120 सेंटीमीटर हो रही है। देखिए यहाँ पर 120 से 150 सेंटीमीटर हो रही थी, यहाँ पर 100 से 120 सेंटीमीटर हो रही है। ठीक है, और इसमें वर्षा की जो मात्रा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, यानी कि आप कुशीनगर से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती की साइड चलोगे तो आपकी जो बारिश है उसका जो मात्रा है वो घटती जाएगी। क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। और जबकि यदि आप लोग यहाँ की साइड आओगे, यानी कि आप मान लीजिए सिद्धार्थनगर से आप आ रहे हो गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, तो इस साइड क्या हो जाएगी? बारिश बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब यदि बात की जाए इस क्षेत्र पर शीतकालीन चक्रवातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो शीतकालीन चक्रवाती आते हैं तूफान, उनका कोई इस क्षेत्र पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब दूसरा इसमें क्या चीज़ थी? उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश। अब उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश की बात करें तो मध्यवर्ती मैदान, यानी कि अब मध्यवर्ती मैदान की बात की गई तो आप लोग को याद रखना होगा हरदोई, सीतापुर, फर्रुखाबाद, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, एटा, ठीक है, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, ये सब क्या है? मध्यवर्ती मैदान है। ये आपको याद रखना है। मैप मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, मैप आपको याद रखना है। और पश्चिमी मैदान, अब पश्चिमी मैदान की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए अलीगढ़ हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, नोएडा हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा। ये क्या है? पश्चिमी मैदान। और बुंदेलखंड के पहाड़ी क्षेत्र, अब बुंदेलखंड के पहाड़ी क्षेत्र यानी कि आप आ जाओ, झांसी में आ जाओ, बांदा आ जाओ, हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, महोबा आ जाओ, हमीरपुर आ जाओ, इलाहाबाद आ जाओ, ये क्या हो जाएंगे? बुंदेलखंड के पहाड़ी क्षेत्र। इनको सम्मिलित किया गया है, यानी कि देखा जाए तो भावर और तराई का क्षेत्र छोड़ के जितना भी क्षेत्र बचा है उसे यहाँ पर हमने कवर किया गया है। अब इनमें क्या होता है? वर्षा में विविधता के आधार पर इस क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है तो विभाजित तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहाँ से ले रहे हैं हम लोग? डायरेक्ट मध्य मैदान से। कहाँ से ले रहे हैं? मध्य मैदान से पूरे पठारी क्षेत्र तक ले रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या विभाजित किया है। तो सबसे पहले हमने विभाजित किया है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में। अब इसमें जो वर्षा होती है वो 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। धूल भरी आंधियाँ एवं लू चलती है, यहाँ पर लू भी चलती है और कभी कभी पाला भी पड़ता है। अब मध्यवर्ती मैदान क्षेत्र यदि आपकी बात की जा रही है तो ये बात की जा रही है आपकी हरदोई, फर्रुखाबाद, कासगंज, अलीगढ़, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, ये यहाँ की बात की जा रही है। अब दूसरा इसका जो भाग है वो किस में? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र यानी कि नोएडा हो गया आपका, गाजियाबाद, बागपत, मथुरा, आगरा, हापुड़, ये सब क्या हो गया? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। इसमें क्या है? तो इसमें जो शीतकाल है उसमें चक्रवातों द्वारा भी थोड़ी बहुत वर्षा होती है। देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि उसमें चक्रवात द्वारा बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। किस क्षेत्र में? तो आपको पता होना चाहिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में क्या हो रहा है? थोड़ी बहुत बारिश कराता है चक्रवात। और इसमें जो वर्षा की मात्रा है वो पर्वतीय तटीय भागों में अधिक होती है। क्या होती है? जो पर्वत तटीय भाग हैं उसमें इनकी वर्षा की मात्रा अधिक होती है। ओके, चलिए हाँ, नेक्स्ट बुंदेलखंड का पहाड़ी व पठारी क्षेत्र। अब बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड का यदि नाम आ जाए तो आप समझ लो झांसी, बांदा, कानपुर, ये सब बुंदेलखंड के लास्ट हैं। और जालौन हो गया, अकबरपुर हो गया, ये सब बुंदेलखंड से लगे हुए हैं। महोबा हो गया, ठीक है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? बांदा में होती है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिला आपको कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो बांदा में होती है, बुंदेलखंड के पहाड़ी व पठारी क्षेत्र में। बांदा में औसत वर्षा कितनी होती है? 104 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 104 सेंटीमीटर होती है। जालौन में 81 सेंटीमीटर होती है और झांसी में 90 सेंटीमीटर होती है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? बांदा में होती है, उसके बाद झांसी में होती है, फिर जालौन में होती है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? बांदा में होती है। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर? ऋतुओं पर, जो हमारी ऋतुएँ हैं। तो ऋतुओं को भी हमने क्या करा है? तापमान और वर्षा के आधार पर 3 ऋतुएं हमने बांटी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु की। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसमें। तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु कब से शुरू होती है और कब अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती है? तो ये अप्रैल में शुरू होती है और जून में उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती है। दूसरा, सर्वाधिक तापमान उत्तर प्रदेश में किस महीने में होता है? तो सर्वाधिक तापमान मई के महीने में होता है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में तापमान, एवरेज तापमान कितने से कितने डिग्री रहता है? तो देखिए
अधिकतम जो औसत तापमान है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और न्यूनतम 39, नहीं ऐसा नहीं होगा, 36 से 39 डिग्री रहता है अधिकतम तापमान। जबकि न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है न्यूनतम तापमान। तो ग्रीष्म ऋतु की यदि बात की जाए एक ओवरव्यू में, तो अप्रैल से शुरू होती हैं और जून में उच्चतम बिंदु तक पहुंच जाती हैं। दूसरा, सर्वाधिक तापमान कौन से महीने में होता है? मई के महीने में होता है। अधिकतम औसत तापमान 36 डिग्री से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है, और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अब ग्रीष्म ऋतु में इतनी गर्मी जो पड़ती है उसका कारण है कर्क रेखा का वहाँ से गुजरना। क्या बात है? कर्क रेखा, यानी कि कर्क रेखा क्या है, आगे की ओर बढ़ती है, और इसी कारण जून में क्या होती है, कर्क रेखा बिल्कुल पॉइंट पर आती है, यानी कि बिल्कुल सेंटर पर आ जाती है। अब ऐसा क्यों? तो आप लोग जानते हो उत्तर प्रदेश से तो कर्क रेखा नहीं निकलती। मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे से, ये बिल्कुल नीचे से, यानी कि मध्य प्रदेश से बिल्कुल करीब से होकर जाती है कर्क रेखा, उत्तर प्रदेश के बिल्कुल नीचे से होके जाती है कर्क रेखा। और जब जून का महीना आता है तो सूर्य बिल्कुल कर्क रेखा के सामने होते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के सामने होता है। इसी कारण जो पठारी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पठारी क्षेत्र, यानी कि जैसे कि झांसी हो गया, ठीक है, चित्रकूट हो गया, इलाहाबाद हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, इन्हें काफ़ी गर्मी का एहसास होता है। अगर देखा जाए तो इलाहाबाद, झांसी, बांदा, ये जो साइड है ना, यहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती है। यदि आप लोग तुलना करोगे बिजनौर वगैरह से, तो यहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती है, क्योंकि कर्क रेखा यहाँ पर निकली है और यहाँ पर सूर्य कर्क रेखा पर आ जाता है जून में अपने उच्चतम बिंदु पर। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब हम बात करेंगे और इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब देखिए क्या बोला गया है, सर्वाधिक औसत तापमान राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र कर्क रेखा के निकट है। देखिए अभी अभी मैंने आपको बात बताई थी कि कर्क रेखा के निकट है, इसलिए बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, औसत तापमान पाया जाता है। अब देखिए झांसी, आगरा, इलाहाबाद, बांदा का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। अभी देखिए इसमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, परंतु रियलिटी देखी जाए तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तापमान। 48, 47 ये नॉर्मल बात हो गई है झांसी में। मैं झांसी का ही निवासी हूँ इसलिए बता रहा हूँ, झांसी में तो इतना पहुंच ही जाता है। ठीक है, मई एवं जून में अत्यंत गर्म एवं शुष्क पश्चिमी हवाएं वेग से चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है, मई एवं जून में काफ़ी हवाएं चलती हैं, जिनका वेग कितना रहता है, वेग रहता है 100 से 115 किलोमीटर पर आवर। कितना रहता है, 100 से 115 किलोमीटर पर आवर। तो इस वेग से ये हवाएं चलती हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा लू कैसे कहते हैं, या लू की स्पीड कितनी रहती है, तो 100 से 115 किलोमीटर पर आवर ये लू की स्पीड रहती है। और किस महीने में चलती हैं, तो मई और जून के महीने में चलती हैं। मई एवं जून में कभी कभी शुष्क एवं आर्द्र हवाओं के मिलन के परिणाम स्वरूप मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होती है, जैसे कि कल यहाँ पर हुई थी। तो अभी जून चल रहा है, आपको पता है, तो जून में क्या होता है कि काफ़ी लू चलती है, परंतु कभी कभी क्या होता है, इसमें आर्द्र हवाएं मिल जाती हैं और मैदानी क्षेत्रों में क्या होती है, वर्षा होती है, जैसा कि कल ही हमारे यहाँ वर्षा होती है। तो इसी प्रकार की वर्षा होती है। अब पूछा जाएगा कि सर्वाधिक गर्मी किस शहर में पड़ती है, तो आगरा और झांसी में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, और सबसे कम कहाँ पर पड़ती है, तो बरेली में पड़ती है। देखिए आगरा और झांसी में सर्वाधिक गर्मी और सबसे कम गर्मी बरेली में, और सबसे ज़्यादा यदि बात की जाए बारिश की तो कहाँ पर होती है, तो बांदा में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। 4 पॉइंट आपको याद रखने, इनसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो बांदा में होती है। सर्वाधिक गर्मी किस शहर में होती, जिले में होती है, तो आगरा और झांसी में होती है, और सबसे कम कहाँ होती है, बरेली में होती है। अब बात करेंगे हम लोग वर्षा ऋतु की। तो वर्षा ऋतु फिर से यही क्वेश्चन कि इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में होती है, जैसा कि अभी तक हुई नहीं है, यहाँ पर होने वाली है। दूसरी बात, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून वर्षा करवाता है। पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में कौन सा मानसून वर्षा करवाता है, अरब सागर से उठने वाला, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला, और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको क्या आंसर लगाना है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून। फिर आपसे पूछा जाएगा जो मानसून है वर्षा का, वो सबसे पहले किस सिरे में प्रवेश करता है, पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी सिरे में क्या करता है, प्रवेश करता है। अब पूछा जाएगा सर्वाधिक वर्षा वो जो है वो किस माह में होती है, तो जुलाई और अगस्त के माह में सर्वाधिक वर्षा होती है। उसके बाद पूछा जाएगा आपको कि इसका वर्षा का जो लेवल है वो कितना रहता है, तो देखिए हिमालय के तटीय क्षेत्रों में 170 सेंटीमीटर होता है,
इसका वर्षा का लेवल जो कि सर्वाधिक होता है। तो अब ये आपसे पूछा गया, अब हिमालय के तटीय क्षेत्र यानी कि जो हिमालय से लगे हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो दक्षिण पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, दक्षिण पहाड़ी और पठारी क्षेत्र, तो नीचे की साइड आ जाइए आप, झांसी, बांदा, इलाहाबाद, ये सब क्या हो जाएंगे? पठारी क्षेत्र हो जाएंगे, यानी कि बुंदेलखंड का क्षेत्र आप मान सकते हो। यहाँ पर कितनी होती है? 91 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब फिर से सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर जिले में होती है 184.7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। क्या होती है? गोरखपुर जिले में होती है 184.7 सेंटीमीटर पर ईयर। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो मथुरा जिले में होती है। कितनी होती है? 54.4 सेंटीमीटर होती है। तो ये था हमारा वर्षा का एक पूरा ओवरव्यू कि वर्षा स्टार्ट कब होती है, सर्वाधिक वर्षा कब होती है, किस क्षेत्र में होती है, किस जिले में होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। ठीक है, ये सब आपको इसमें नॉलेज दी गई है। अब बात करेंगे शीत ऋतु की। किसकी बात करेंगे हम लोग? शीत ऋतु की। तो शीत ऋतु की शुरुआत कब होती है? तो नवंबर माह से जनवरी तक इसकी शुरुआत होती है। और जनवरी का जो माह है वो सर्वाधिक ठंडा होता है। इसका जो पठारी भाग का तापमान है वो अधिकतम 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है इस ऋतु में, और न्यूनतम जो है 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जबकि मैदानी भाग का तापमान जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और 8.4 डिग्री न्यूनतम होता है। सबसे ज़्यादा ठंडा भाग कौन सा हो जाता है? पश्चिमी भाग हो जाता है। और सबसे ज़्यादा ठंडा जिला कौन सा हो जाता है? तो बरेली सबसे ज़्यादा ठंडा जिला हो जाता है। तो ये थे आपकी चीज़ें जो कि आपको याद रखनी है। अब क्या होता है? जनवरी और फरवरी महीनों में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले चक्रवात से राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में थोड़ी बहुत वर्षा यानी कि 10 सेंटीमीटर तक होती है। यानी कि सर्दियों में भी यहाँ पर वर्षा होती है, लेकिन कौन से? उत्तर पश्चिमी भागों में। और कभी कभी इन चक्रवातों के साथ क्या हो जाता है? ओलावृष्टि, यानी कि ओले भी गिरने लगते हैं। ओले मतलब कि जो बारिश के साथ साथ बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो भी गिरने लगते हैं। शीत ऋतु में राज्य में सबसे कम वर्षा दक्षिणी पठारी प्रदेश, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मार खा रहा है हर मौसम में कौन है? दक्षिण पठारी प्रदेश है, जैसे कि झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा एवं ललितपुर जिले। ठीक है, अब ये मार क्यों खा रहा है? क्योंकि बिल्कुल सेंटर में है। देखा जाए तो आपको क्या है, यूपी के तो दक्षिण में है, लेकिन यदि आप भारत का मैप देखोगे तो ये सेंटर में है। तो यहाँ पर चीज़ें पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है। इसी कारण ये सभी मौसम का क्या खा रहे हैं? मार खा रहे हैं। और यहाँ पर गर्मी भी काफ़ी अच्छी पड़ती है, बारिश भी काफ़ी अच्छी होती है, और क्या कहते हैं, हमारे जो सर्दी है वो भी काफ़ी अच्छी पड़ती है, बिल्कुल टूट के पड़ती है। राज्य में शीत ऋतु में तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। यानी कि आप उत्तर से चलोगे, यानी कि नॉर्थ से चलोगे और दक्षिण की ओर आओगे, यानी कि नीचे की ओर आओगे, ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो आपको तापमान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो वर्षा है वो रबी की फसल के लिए क्या है? लाभदायक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी वर्षा है जो रबी की फसल के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले चक्रवात से, यानी कि जो चक्रवाती वर्षा होती है जिसका लेवल 10 सेंटीमीटर तक होता है, वो रबी की फसल के लिए क्या है? लाभदायक है। लेकिन यदि ओलावृष्टि होगी तो फिर ये लाभदायक नहीं होगी। ओले नहीं होने चाहिए, सिर्फ वर्षा होनी चाहिए। तो ये था एक ओवरव्यू आपके ऋतुओं का। अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? राज्य की जलवायु पढ़ा। राज्य की जलवायु को हमने बारिश के आधार पर दो भागों में बांटा। सबसे पहले आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश और दूसरा था उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश। अब आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को हमने दो भागों में बांटा था, एक तराई क्षेत्र में और एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अब तराई क्षेत्र में क्या हो रहा था? 120 से 150 सेंटीमीटर तक इसका औसत तापमान रहता है, यानी कि वर्षा जो हो रही थी 120 से 150 सेंटीमीटर तक हो रही थी। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो तापमान कितना हो रहा था? तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा था। अब इसका दूसरा भाग क्या था हमारा? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश था। इसमें क्या हो रहा था? 100 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही थी। ठीक है, इसमें चक्रवात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था, ये बात आपको याद रखनी है। अब दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश। इसकी यदि बात की जाए तो इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे? तो मध्यवर्ती मैदान हो गया, पश्चिमी मैदान हो गया और बुंदेलखंड का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब मध्यवर्ती मैदान क्षेत्र की यदि बात की जाए तो इसमें 80 से 100 सेंटीमीटर होती है, यानी कि जो बीच का क्षेत्र है उसमें 80 से 100 सेंटीमीटर होती है बारिश। उसके बाद पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें क्या होता है? शीतकाल का कुछ जो चक्रवात होते हैं वो थोड़ी बहुत बारिश करा देते हैं। क्या करा देते हैं? बारिश करा देते हैं। जबकि बुंदेलखंड, यानी कि तीसरे नंबर पर बात की जाए बुंदेलखंड के पहाड़ी व पठारी क्षेत्र की, तो इसमें क्या होता है? जो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो बांदा में होती है, ऐसा बताया गया है बुंदेलखंड के पहाड़ी व पठारी क्षेत्र में। ठीक है, और 90 सेंटीमीटर झांसी में हो रही थी और बांदा जालौन में 81 सेंटीमीटर हो रही
की। तो ये आपको बात याद रखनी है। फिर हमने बात करी ऋतुओं की। अब ऋतुओं में सबसे पहले हमने बात करी ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट कब से होती है? तो अप्रैल से स्टार्ट होती है और जून में हाई लेवल तक पहुँच जाती है, ठीक है। और इसका जो औसत तापमान होता है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और न्यूनतम औसत तापमान कितना रहता है? 21 डिग्री से 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अब इसमें क्या होता है, कर्क रेखा, तो सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर आ जाता है। इसी कारण जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो काफ़ी अधिक गर्म होता है, जैसे कि झांसी, आगरा, इलाहाबाद, बांदा, ये सब में तापमान क्या है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब यदि बात की जाए वर्षा ऋतु की, दूसरे पे आगे हमारी वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु की बात की जाए तो इसकी शुरुआत जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में होती है। और इसमें जो मानसून है वो बंगाल की खाड़ी से उठता है, ठीक है। और ये जो मानसून है सबसे पहले कहाँ पर प्रवेश करता है? ये पूर्वी सिरे में, दक्षिण पूर्वी सिरे में प्रवेश करता है। उसके बाद सर्वाधिक वर्षा किस मंथ में होती है? तो जुलाई और अगस्त के मंथ में होती है। सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो हिमालय के तटीय क्षेत्रों में होती है, जो कि हिमालय से लगे हुए हैं। और सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो दक्षिण पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों में होती है। अच्छा, हिमालय के जो क्षेत्रों में वर्षा रहती है उसका लेवल 117 सेंटीमीटर रहता है। और सबसे कम कितना रहता है? 91 सेंटीमीटर, जो कि दक्षिण पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों में रहता है। सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो गोरखपुर जिले में होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? मथुरा जिले में। गोरखपुर की बात की जाए तो 184.7 सेंटीमीटर पर ईयर ये बारिश होती है। और 54.4 सेंटीमीटर पर ईयर यहाँ पर कहाँ पर? मथुरा जिले में होती है। ये हो गई वर्षा ऋतु की बात। अब बात करेंगे हम लोग शीत ऋतु की बात। किसकी? शीत ऋतु की बात। तो शीत ऋतु शुरुआत कब से होती है? नवंबर माह से होती है और जनवरी में खत्म हो जाती है। जनवरी का माह जो है सर्वाधिक ठंडा रहता है। उसके बाद इसका जो टेम्परेचर रहता है शीत ऋतु में, तो मैक्सिमम 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और मिनिमम 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जबकि जो मैदानी भाग है उसका जो टेम्परेचर रहता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा ठंडा भाग कौन सा होता है? तो पश्चिमी भाग जो होता है वो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। और सबसे ज़्यादा ठंडा जिला कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा ठंडा जिला होता है हमारा बरेली, सबसे ज़्यादा ठंडा जिला होता है। तो ये था एक पूरा ओवरव्यू जो मैंने कि हाल का रिवीजन करवा दिया है आपका। अब कल से क्या होगा आप लोग के लिए? कल से अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके क्वेश्चन भी आएंगे और आपको टॉपिक वाइज वीडियो भी आएगी। तो ये था हमारे लिए पूरा। और आप लोगों से मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बस मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से, वीडियो को शेयर करिए। अब वीडियो को शेयर करने से होता क्या, मुझे क्या प्रॉफिट है? तो प्रॉफिट सिर्फ यही है, जब व्यू ज़्यादा आते हैं तो मैं अंदर से मोटिवेट होता हूँ। मुझे कंटेंट बनाने में ना और अच्छे से चीज़ें मिलती हैं। मैं और अच्छे से आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और ज़्यादा अच्छी चीज़ें देने को मेरा मन करता है और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत कम हो जाए? तो प्लीज़ सभी लोगों को जल्दी से जल्दी शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। डेली आपसे यही गुजारिश है, सिर्फ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आई होप बात को समझ गए होंगे आप लोग। तो वीडियो को वॉच करोगे और कल से आपके लिए क्या कहते हैं, यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव भी लगवाएंगे और टॉपिक भी पढ़ाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।